13 अप्रैल 1919, एक दिन जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब रोका जा सकता था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में उस दोपहर हजारों निहत्थे लोग जमा थे। बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी। कोई त्योहार मनाने आया था, कोई नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने। और फिर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए गोलियां चलवा दी। लेकिन रुकिए, ब्रिटिश खुफिया तंत्र को पहले से पता था कि ये भीड़ इकट्ठा होने वाली है। रिपोर्ट्स थी, चेतावनियां थी, और फिर भी कुछ नहीं किया गया। आखिर क्यों? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम खोजेंगे। 1919 का वो दौर समझिए। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन के लिए अपनी जान दी थी, इस उम्मीद में कि शायद अब अंग्रेज भारत को कुछ आजादी देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। फरवरी 1919 में अंग्रेजों ने लाया रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के, बिना किसी सबूत के, सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई सुनवाई नहीं। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। पूरे देश में आक्रोश फैल गया। पंजाब में यह आक्रोश सबसे तीव्र था, क्योंकि पंजाब ने सबसे ज्यादा सैनिक दिए थे, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी थी, और अब उन्हीं के साथ ये सलूक। अमृतसर उस वक्त पंजाब का धड़कता हुआ दिल था। यहाँ के दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। हिंदू और मुसलमान दोनों साथ मिलकर रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। लोग उनके पीछे थे, दीवाने थे। 9 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अधिकारियों ने एक फैसला लिया। दोनों नेताओं को गिरफ्तार करो और चुपचाप शहर से बाहर निकाल दो। ये खबर जब अमृतसर की जनता को लगी तो शहर में आग लग गई। अगले दिन 10 अप्रैल भीड़ डिप्टी कमिश्नर के घर की तरफ बढ़ी। अंग्रेजों ने गोली चलाई, कई लोग मारे गए। गुस्साई भीड़ ने बैंक चलाए, कुछ यूरोपीय अधिकारी मारे गए। शहर में अफरा तफरी मच गई। और यहीं से शुरू होता है वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी का सबसे गहरा, सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। 11 अप्रैल को जनरल डायर अमृतसर पहुंचा। उसके पास थी ब्रिटिश भारतीय सेना और उसके साथ था एक मानसिकता। वो मानसिकता जो ये मानती थी कि भारतीयों को सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और किरदार है इस कहानी में, माइकल ओ डायर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, डायर का असली संरक्षक। ओ डायर एक कठोर प्रशासक था। उसका मानना था कि भारतीयों पर सख्ती ही एकमात्र भाषा है जो वे समझते हैं। वो पहले से ही पंजाब में मार्शल लॉ लागू करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी आंदोलन को जड़ से कुचल दिया जाए। और अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरे वीडियो की आत्मा है। क्या ब्रिटिश खुफिया तंत्र को पता था कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में भारी भीड़ जमा होगी? जवाब है हाँ। बैसाखी का त्योहार था। हर साल हजारों लोग अमृतसर आते थे। ये कोई रहस्य नहीं था। इसके अलावा स्थानीय खुफिया अधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी कि शहर में तनाव है, लोग इकट्ठा होने की योजना बना रहे हैं। अमृतसर के पुलिस सुपरिटेंडेंट को पता था, डिप्टी कमिश्नर को पता था, और डायर को उसे भी पता था। तो फिर रोका क्यों रह गया? यहाँ 3 परतें हैं, 3 कारण, और हर कारण दूसरे से भी ज्यादा भयावह है। पहली परत, इरादा। डायर और ओ डायर दोनों एक डिसाइसिव एक्शन चाहते थे। वो एक उदाहरण बनाना चाहते थे, एक ऐसा उदाहरण जो पूरे भारत में संदेश थे, विरोध करोगे तो यही होगा। रोकना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि ये भीड़ उनके लिए एक अवसर थी। हंटर कमीशन की जांच में बाद में यही सामने आया। डायर ने खुद स्वीकार किया था कि उसने बिना कोई चेतावनी के गोली चलाई और उसे इसका कोई पश्चाताप नहीं था। दूसरी परत, प्रशासनिक विफलता या षड्यंत्र। 12 अप्रैल की रात को एक आदेश जारी किया गया, सार्वजनिक सभाओं पर रोक। लेकिन यह आदेश ठीक से प्रचारित नहीं किया गया, शहर के कोनों तक नहीं पहुंचा। जो लोग बाहर से आए थे बैसाखी के लिए, उन्हें तो पता ही नहीं था। क्या ये सच में लापरवाही थी या जानबूझकर ये सुनिश्चित किया गया कि लोग आएं ताकि सबक दिया जा सके? तीसरी परत, साम्राज्यवादी मनोविज्ञान। अंग्रेजों के लिए भारतीय जीवन का मूल्य अलग था। 1857 के बाद से ही ब्रिटिश नीति ये थी कि किसी भी विद्रोह की संभावना को क्रूरता से नष्ट कर दो। डायर उसी सोच का उत्पाद था। उसके लिए वो बाग भरी भीड़ नहीं थी, वो एक रिबेलियन इन द मेकिंग था। 13 अप्रैल दोपहर के करीब 4:30 बजे जलियांवाला बाग में लगभग 10 से 15 हजार लोग जमा थे। डायर 90 सैनिकों के साथ पहुंचा। 2 बख्तरबंद गाड़ियां थीं, लेकिन बाग का रास्ता संकरा था, वो अंदर नहीं जा सकी। डायर ने कोई चेतावनी नहीं थी, कोई भीड़ हट जाओ नहीं, कोई लाउडस्पीकर नहीं, बस सीधे गोली चलाने का आदेश। 10 मिनट, करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। बाग के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, निकलने का रास्ता एक ही था और वहां सैनिक खड़े थे। लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, कुएं में कूदने लगे। बाद में उस कुएं से 120 शव निकाले गए। सरकारी आंकड़ा कहता है 379 मृतक, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जांच कहती है 1000 से ज्यादा। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं दफन है। और जब ये नरसंहार खत्म हुआ तो डायर ने क्या किया? वो वापस चला गया। उसने घायलों के लिए कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं की। शहर में कर्फ्यू था तो घायल लोग रात भर वहीं तड़पते रहे। और डायर ने डायर की इस कार्यवाही को
करेक्ट बताया। लंदन में कुछ अंग्रेज सांसदों ने डायर को हीरो कहा। ब्रिटिश जनता के एक तबके ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया। मॉर्निंग पोस्ट स्वॉर्ड तलवार भेंट की। लेकिन इतिहास अंधा नहीं होता। 1940 में ऊधम सिंह, जो उस दिन जलियांवाला बाग में मौजूद थे, जिन्होंने वो खून देखा था, जिन्होंने वो चीखें सुनी थी, उन्होंने लंदन में माइकल और डायर को गोली मार दी। इंसाफ में 21 साल लगे और जनरल डायर को, वो पहले ही लकवा की बीमारी से मर चुका था। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने कहा था, मैंने जो किया वो सही था। तो ये सवाल आज भी खड़ा है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी, एक प्रशासनिक चूक, या ये एक सोचा समझा ठंडे दिमाग से लिया गया फैसला था, एक साम्राज्य की ओर से अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपने डर को छुपाने के लिए। खुफिया चेतावनियां थी, समय था, मौका था, लेकिन रोका नहीं गया, क्योंकि रोकना चाहते ही नहीं थे। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक संदेश था। लेकिन वो संदेश उल्टा पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी का पूर्ण स्वराज का संकल्प और गहरा हो गया। भगत सिंह महज 12 साल के थे, लेकिन उस दिन उन्होंने बाग की मिट्टी अपनी जेब में रख ली। उस मिट्टी ने एक क्रांति को जन्म दिया। इतिहास के पन्ने कभी कभी सिर्फ तारीखें नहीं होते, वो उन लोगों की सांसें होती हैं जो उस दिन वहां थे, जो चीखे, जो गिरे, जो मरे, और हमारा फर्ज है उन्हें याद रखना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी ही काम की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई सवाल है या सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।